12 रूल्स ऑफ लाइफ इंट्रोडक्शन। हेलो दोस्तों, रूल्स या नियम एक ऐसी चीज़ है जो शायद हर किसी को पसंद ना हो, लेकिन जब लाइफ में ये होते हैं ना तो उसे एक डिसिप्लिन में बांध देते हैं। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे ज़िंदगी जीने के कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में जो हमारी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस सीरीज़ में, जो कि एक समरी है जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, हम जानेंगे और समझेंगे लाइफ के ऐसे 12 रूल्स जो आपकी लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड वे में बदल देंगे। देखिए, देखा जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां तो हैं और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। अब इससे बचने के दो ही तरीके हैं। पहला, या तो आप सुइसाइड कर लें और काम ख़त्म, और दूसरा कि हम उनका डट कर सामना करें। जिस तरह की भाग दौड़ और थका देने वाली ज़िंदगी में हम जी रहे हैं ना, ऐसे में हर किसी के अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें कभी एक बुरा इंसान बना देता है। पीटरसन कहते हैं कि ये सोचना बहुत अच्छा है कि लाइफ का मतलब खुशी है, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो क्या होता है? खुशी एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। जब ये आए तो इसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, लेकिन ये मोमेंट्री और अनप्रिडिक्टेबल है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आप एम कर सकें, क्योंकि ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। और यदि हैप्पीनेस ही जीवन का पर्पस है तो दुखी होने पर क्या होता है? तब आप अनसक्सेसफुल या फेल होते हैं। इस सीरीज़ में हम सुनेंगे और समझेंगे कि इंसान कुछ एथिक्स और मीनिंग के साथ पैदा हुआ है और उसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और इसके लिए उसकी पर्सनल इंटरेस्ट्स बीच में नहीं आनी चाहिए। हमें ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों की इच्छा करनी चाहिए जो लाइफ को एक मीनिंग देती हैं। ऐसी ही बहुत सी बातें बाइबल में हैं, हैरी पॉटर में कही गई हैं, पिनोकियो और लायन किंग में भी कही गई हैं। क्योंकि देखिए, ये माना जाता है कि एक इंसान को एक पीड़ित बने रहने से बचना चाहिए और अपनी लाइफ को एक ऐसे तरीके से जीना चाहिए जिसमें तुरंत मिलने वाले मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन और नेचुरल और परवर्स डिज़ायर्स को रिजेक्ट किए जाने की ताकत हो। साथ ही हम सुनेंगे कि किस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग इग्नोर करती है सेक्सुअल डिफरेंसेस को, मेल फीमेल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, और कैसे हमारे अंदर रिस्पेक्ट की कमी है। पर साथ ही इस समरी में हम सीखेंगे उन बहुत से तरीक़ों के बारे में भी जो कि हमें किसी भी बुरे से बुरे ट्रैजिक इवेंट और उसकी मेमोरीज से बाहर निकलने में मदद करते हैं। ऐसे इवेंट्स जिन पर हमारा कभी कोई कंट्रोल नहीं होता। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो हर चीज़ पर नज़र रखता है और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों और मोमेंट्स को एंजॉय कर सकता है। अगर बात करूं तो पॉइंट्स में हम सीखेंगे ज़िंदगी जीने के 12 नियम जो हैं। पहला, अपने कंधे सीधे तान कर खड़े रहिए, मतलब तैयार रहिए ज़िंदगी के हर चैलेंज के लिए। दूसरा, ये समझिए कि आपको खुद को एक ऐसे इंसान की तरह ट्रीट करना है जिसकी आपको सहायता करनी है। तीसरा, दोस्त वो बनाइए जो वाकई आपका भला चाहते हो। चौथा, अपने आप को खुद से कंपेयर कीजिए, ना कि किसी और से। आप कल क्या थे और आज क्या हैं, ये कंपैरिजन ज़रूरी है। पांचवा, अपने बच्चों को कुछ भी ऐसा मत करने दीजिए जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें। छठा, किसी और को जज करने से पहले या किसी और को सलाह देने से पहले खुद को सही कीजिए। सातवां, वो करिए जिससे आपकी लाइफ को एक उद्देश्य या दिशा मिलती है। आठवां, सच बोलिए, या ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम झूठ तो मत बोलिए। नवां, हमेशा सोच के चलिए कि जिसे भी आप सुन रहे हैं उसे कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता, तो कुछ तो सीखने को मिलेगा। 10वां, कम बोलिए लेकिन मतलब का बोलिए, यानी कुछ ऐसा जो दूसरे सुनना चाहें। 11वां, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान न करें, उन्हें सीखने दें। और आखिरी यानी 12वां, जब भी आप किसी बिल्ली को रास्ते पर देखें तो उसे पाल लें, यानी सीखें जीवन में सामाजिक और असामाजिक होने की कला। इन 12 नियमों के साथ, जिन्हें लोगों ने जीसस के 10 कमांडमेंट्स से कंपेयर किया है, हम बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जो जीवन जीने का हमारा तरीक़ा और नज़रिया दोनों बदल देगा। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी भारती। आप मेरे साथ सुन रहे हैं इस बुक की ऑडियो बुक समरी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं लाइफ रूल्स का एक अनोखा सफ़र। आप आ रहे हैं ना? बी कॉन्फिडेंट इन योर पोस्चर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी भारती। हम एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जहाँ हम जानेंगे और सीखेंगे जीवन जीने के ऐसे नियम जिन्हें शायद सुना तो हम सबने होगा, पर उन्हें कभी अपना नहीं पाए क्योंकि हमने उन्हें ना सीखा नहीं।
ये सीरीज समरी है जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, यानी जीवन जीने के 12 नियम। सोचकर थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि क्या वाकई जिंदगी नियमों में बांधी जा सकती है? क्या इन नियमों को फॉलो करके हमें खुशी मिल सकती है? पर इन सब के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हम जो ढूंढ रहे हैं ज़िंदगी में वो क्या है, और आखिर किस तरह हमें खुद को इस लायक बनाना है कि हम उसे हासिल कर सकें। तो ये 12 रूल्स उन्हीं चीज़ों के बारे में हैं जो हमें शायद ये जानने में मदद करते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं और उसे हासिल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम की, जो हमें कहता है कि हमें सबसे पहले तो अपने कंधों को सीधा करना होगा। सुनकर काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है ना? तो समझिए कि हमारी ज़िंदगी वही है जो कि हमारा दिमाग हमें बनाता है। एक इंसान का दिमाग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कि क्या किसी इंसान को सक्सेस मिलेगी या वो सक्सेसफुल नहीं होगा, स्पेशली बहुत ही टफ और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी फाइटिंग सिचुएशन में हमें अपने दिमाग को एक बेहतरीन फ्रेम में ढालना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें और हमारे दिमाग को ये पता होना चाहिए कि किस तरह की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। इसके लिए ज़रूरी है हमारा पर्सपेक्टिव, यानी कि दृष्टिकोण। जब आप किसी भी सिचुएशन को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ डील करते हैं या कन्फ्रंट करते हैं और एक पूरे इक्विप्ड वे, यानी पूरी तरह से तैयार होकर उसका सामना करते हैं, तो यूजुअली उसका रिजल्ट सक्सेस ही होता है। फूड, शेल्टर और स्पेस जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बेसिक ज़रूरतों के बढ़ते सेट को पूरा करने के लिए इंसानों और जानवरों का आपस में और एक दूसरे के साथ एक बहुत ही कांस्टेंट स्ट्रगल है। और इन स्ट्रगल्स के बीच इंसानों ने अपने लिए कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर लिए हैं जो ये अश्योर करने के लिए ज़रूरी हैं कि किसी भी तरह के कॉस्टली आउटकम्स पैदा न हों। इंसानों के बीच होने वाला ये स्ट्रगल एक डोमिनेंस हायरार्की के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। अनफॉर्चुनेटली ये हायरार्की सिर्फ उन्हीं को फेवर करती है जो लोग इस सीक्वेंस में सबसे ऊपर बैठे हुए होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग इस सीक्वेंस में नीचे हैं, उनके लिए ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली है। सीक्वेंस में नीचे बैठे लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि ये उनके ज़िंदा रहने की नीड्स पर डिपेंड करता है। इतना महंगा होने में उनके रिएक्शंस कठिन परिस्थितियों से बचने में बेहद फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इवेंचुअली इन रिएक्शंस का व्यक्ति की ओवरऑल साइकी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, अगर बात करें लॉबस्टर्स की, तो लॉबस्टर्स दिखाते हैं कि कैसे डोमिनेंस हायरार्की पर्यावरण का एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है, जिसे सभी कॉम्प्लेक्स लाइफ्स ने अडेप्ट किया है। इस प्लैनेट पर अधिकांश जानवरों के लिए यदि आप लो स्टेटस के हैं तो जीवन बहुत अच्छा नहीं है। आपके पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, कहीं नहीं जाना है, आपका भोजन भयानक है, आपकी मिनिमल रोमांटिक रुचि है, आपके बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा है, जल्दी से उम्र बढ़ने और यंग एज में मरने की संभावना ज़्यादा है। आपके आसपास शोक मनाने के लिए बस कुछ ही लोग हैं। वैज्ञानिकों ने देखा है कि लॉबस्टर बेस्ट आश्रय स्थलों के लिए कंपटीशन करने के लिए अग्रेसिव झगड़े को उकसाते हैं, और ये वास्तव में उनके जीव विज्ञान को बदल देता है। उदाहरण के लिए विजेताओं के पास सेरोटोनिन ऑक्टोपमीन का एक मजबूत रेशियो होता है, जबकि लॉबस्टर के लिए रेशियो कम हो जाता है जो आमतौर पर हार जाते हैं। जबकि उन लॉबस्टर्स के लिए ये रेशियो कम हो जाता है जो आमतौर पर हार जाते हैं। इसका मतलब है कि हार्मोन जीत का कारण बनता है। लॉबस्टर्स ऐसा करते हैं एक कॉन्फिडेंट पोस्चर प्रेजेंट करने के अलावा मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए। इसके विपरीत उनके काउंटर पार्ट्स अधिक डरपोक हो जाते हैं और डर से बाहर निकल जाते हैं। और जैसा कि आपने शायद देखा है, इस व्यवहार की अक्सर मनुष्यों द्वारा भी नकल की जाती है। जो लोग जीवन में बार बार जीतते हैं वो अपनी जीत की लय से एक्साइटेड हो जाते हैं, और इससे उन्हें आत्मविश्वास के साथ नई चुनौतियों का सामना करने में आसानी होती है। वास्तव में वो आत्मविश्वास अक्सर उन्हें आगे की सफलता क्रिएट करने में सक्षम बनाता है। इसी तरह जो लोग डिप्रेशन की चपेट में होते हैं या ये महसूस करते हैं कि लाइफ कभी भी उनके फेवर में नहीं है, वो अधिक जोखिम से विपरीत होते हैं और हर सिचुएशन को ऐसे अप्रोच करते हैं जैसे कि वो पहले से ही जानते हैं कि वो फेल होंगे। बदले में उनकी एक आत्मनिर्भर प्रोफेसी बन जाती है जो उनकी ब्लीक वर्ल्ड व्यू को रीइंफोर्स करती है। पीटरसन ने इस कॉन्सेप्ट को ये कहते हुए समराइज किया कि अपने कंधों के साथ सीधे खड़े होने के लिए जीवन की भयानक जिम्मेदारी को स्वीकार करना है खुली आंखों से। इसका मतलब है कि अपनी विल से पोटेंशियल केओस को रहने योग्य व्यवस्था की रियलिटीज़ में बदलने का निर्णय लेना।
इसका अर्थ है स्वेच्छा से एक उत्पादक और सार्थक वास्तविकता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बलिदान करना। प्राचीन भाषा में ईश्वर को खुश करने के लिए कार्य करना। इसलिए यदि आप जीवन में आगे बढ़ने या एक टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको सबसे अच्छी सलाह दे सकते हैं, लॉबस्टर की तरह सोचिए। जी हाँ, लोगों को ये बताने के लिए कि आप विनर हैं, उस कॉन्फिडेंस से भरी पोज पर स्ट्राइक करें और इसे तब तक बनाए रहें जब तक कि आप इसे हासिल नहीं कर लेते। इस सीरीज़ के अगले भाग में हम सुनेंगे एक ऐसे रूल के बारे में जो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी ग्रोथ के लिए क्या करना ज़रूरी है। अब ये तो आप जानना ही चाहेंगे ना, तो आइए बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। हेल्प योरसेल्फ पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती। इस सीरीज़ में अभी तक हमने सुना कि हमें किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए और उसका डट कर सामना करना चाहिए। लेकिन ये कब हो सकता है, सोच कर देखिए। क्या ये तब संभव है जब आप सारी ज़िंदगी खुद को दूसरों के लिए डिवोट कर देते हैं? हमें हमेशा लगता है और सिखाया भी जाता है कि हमेशा दूसरों की मदद करो, परोपकार करो, हेल्पफुल नेचर रखो, और ये सब सही भी है। आखिर एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। लेकिन इन सारी चीज़ों और बातों में एक चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं दुनिया में, और वो दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद। वो इंग्लिश कहावत तो आपने सुनी ही होगी, चैरिटी बिगिंस एट होम। और इस संसार में घर शुरू होता है हमसे, यानी हमारा दिमाग, हमारी बॉडी, हमारी सराउंडिंग्स। इस सीरीज़ में जो कि समरी है पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, आज हम बात करेंगे हमारे अपने बारे में। सबसे पहले ये कहावत आपको उल्टी लग सकती है। आखिरकार क्या ये नहीं कहा जाना चाहिए कि दूसरों से वैसे ही प्यार करें जैसे आप खुद से करते हैं? लेकिन जबकि ये निश्चित रूप से कॉमन एक्सप्रेशन है, ये हमारे उद्देश्यों के लिए ऑपोजिट है, क्योंकि अक्सर हम अपने लिए कम, दूसरों की देखभाल करने में बेहतर ज़्यादा होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अक्सर अपनी खुद की कमियों के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं, और ये अवेयरनेस सेल्फ हेट का कारण बन सकती है। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं केओस और ऑर्डर की। पीटरसन ने इंसान की हैबिट को समझाने के लिए एडम और ईव की बाइबल की कहानी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसके थ्रू इंसान की सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ शेमिंग के बिहेवियर के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि जब लोग दूसरों की हेल्प करने का ऑप्शन चुनते हैं तो उनकी एक सेल्फलेस डिज़ायर होती है जो कि अक्सर सोसाइटी के एक्सपेक्टेड नॉर्म्स से बहुत ज़्यादा होती है। पीटरसन इसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन की एपेटाइट के एक्शन के साथ जोड़ते हैं। कुछ लोग हमेशा जितना चबा सकते हैं उससे अधिक काट रहे हैं, और ऐसे लोग खुद को अननेसेसरी और एक्सेसिव बर्डन के साथ वे डाउन कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन की या सेल्फ डाउट की, तो ज़रूरी है कि हम उसके कारणों के बारे में भी जानें, जैसा कि हम उन सभी कारणों पर ध्यान फोकस करते हैं जिनसे हम खुद को इन्फीरियर मानते हैं। हम कन्विंस हो जाते हैं कि हम सेल्फ केयर, काइंडनेस या पॉजिटिविटी के लायक नहीं हैं। इस वजह से हम अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी उन लोगों पर केंद्रित करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, विशेष रूप से हमारे साथी और पालतू जानवर, और ख़ुद को वही काइंडनेस देने से निगलेक्टेड रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लोग अपने कुत्तों को बचाने के लिए गोलियां देंगे, लेकिन जब अपने लिए करना हो तो मना कर देंगे। आपको अपने भविष्य पर विचार करने और सोचने की ज़रूरत है। अगर मैं अपनी देखभाल ठीक से कर रहा होता तो मेरा जीवन कैसा दिखता? कौन सा करियर मुझे चुनौती देगा और मुझे प्रोडक्टिव और हेल्पफुल बना देगा? अगर इस बात को हम और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहें तो हम ईडन गार्डन की कहानी को देख सकते हैं। ईडन गार्डन की कहानी से पता चलता है कि हम सभी ओरिजिनल सिन यानी पाप से प्रभावित हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है। आप या तो स्वर्ग की तलाश कर सकते हैं या नर्क में घसीटे जा सकते हैं। हाँ, आपका स्वभाव शर्मीला, पापी है, लेकिन भगवान के लिए बस थोड़ी सी कोशिश करें। अपनी सेल्फ पिटी से बाहर निकलने के लिए, या कहें कि हमारे पिटीफुल होल से बाहर निकलने के लिए, हमें दूसरों का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इंतज़ार करना बंद कीजिए। सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम इसी बारे में और बात करेंगे कि आखिर क्यों हम ऐसे हैं और क्यों ज़रूरी है कि हम हर चीज़ से पहले खुद को रखें। आफ्टर ऑल, जैसा कि हमने पहले कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और हमारा होम है हम खुद।
तो इसलिए पहले खुद का ख्याल रखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट पार्ट 2। हेलो दोस्तों, ज़िंदगी जीने के नियमों की बात करें तो यकीन मानिए, नियमों में बंधा हुआ जीवन, या कहें कि कुछ नियमों का पालन करने से हम वाकई अपनी ज़िंदगी को अपने खुद के लिए बहुत आसान बना लेते हैं। और ये आसान ज़िंदगी हमें वो देती है जो शायद हम सब ढूंढ रहे हैं, सुकून या कंटेंटमेंट। इस सीरीज़ में, जो कि समरी है किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, हम बात कर रहे हैं पीटरसन के द्वारा दिए गए ऐसे नियमों की जो अगर ज़िंदगी में अपना लिए जाएं तो ज़िंदगी को शायद भरपूर और चिंता फ्री तरीके से जिया जा सकता है। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे ऐसे ही एक रूल के बारे में, जिसमें हमने जाना कि दुनिया में किसी और के लिए कुछ भी करने से पहले ज़रूरी है अपने खुद के लिए एक अच्छी ज़िंदगी बनाना, या और आसान शब्दों में कहें तो किसी और से पहले खुद का ख्याल रखना। पर इन सबसे पहले हमें ये भी समझना है कि ज़िंदगी हमारे हिसाब से तो नहीं चलती। हम जिंदगी जीने के तरीक़ों के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो उसी तरीके से वो हमेशा चलती रहे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, इसलिए ज़रूरी है कि हम हर कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहें, लेकिन इसके लिए आप उसकी चिंता में जीना छोड़ दें, ये तो बिल्कुल गलत है। पीटरसन ने कहा है कि हम कोई भी हों, कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले या वॉल स्ट्रीट बैंकर, कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती। वो आगे कहते हैं कि जब हम अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ को ठीक करने में लगा देते हैं या पूरी तरह से किसी ऐसी चीज़ को ठीक करने में जुट जाते हैं जो कि हमारे वश में नहीं है, तो खुद को ऐसा करने के लिए बाउंड करना है, या इस बाउंडेशन की भावना ही किसी भी इंसान को एंड में एक विनाश या डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती है। इसलिए किसी भी इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो बजाय इसके कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उठा सके, ये सीखे कि जीवन में कुछ परिस्थितियों में पीछे हट जाना ही सही होता है, और यही ज़रूरी भी है। ईस्टर्न फिलॉसफी डुअलिटी ऑफ नेचर पर अपनी टीचिंग्स के माध्यम से इन टॉक्सिक पैटर्न्स को एक्सेप्ट कर लेता है। ये यांग सिंबल, जो कि हम सब ने ही देखा होगा, एक डार्क साइड और एक लाइट साइड का रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसका मतलब ये है कि हर साइड में कम से कम दूसरे का संकेत होता है, और ना ही दूसरे के बिना वो एग्जिस्ट कर सकता है। ईस्टर्न फिलॉसफी ये भी मानती है कि दोनों को गले लगाकर और दोनों के बीच एक हेल्थी बैलेंस की तलाश करके ही हार्मनी को प्राप्त किया जा सकता है। माता पिता और उनके बच्चे के उदाहरण से समझें तो एक्सट्रीम्स को अवॉइड करके ये बैलेंस प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक माता पिता अपने बच्चे के लिए केवल सर्वश्रेष्ठ चाहते थे, और इसीलिए वो अपने बच्चों को कुछ भी बुरा अनुभव करने से रोकने के लिए हमेशा ही जागरूक करते रहते हैं। हालांकि अगर वो अपने बच्चे को बचाने में बहुत दूर जाते हैं और इस तरह उन्हें दुनिया के बारे में सीखने या नए अनुभवों की खोज करने से रोकते हैं, तो फिर वो एक ऑपोजिट एक्सट्रीम की ओर बढ़ रहे होंगे। नेगेटिव इफ़ेक्ट से सुरक्षित रहने की बजाय उनका बच्चा बस स्टाइफल्ड महसूस करेगा और स्वतंत्रता की भावना को फिर से पाने के लिए और ज़्यादा एक्सट्रीम तरीक़ों से विद्रोह कर सकता है। पीटरसन का कहना है कि यदि मैं किसी का मित्र, परिवार का सदस्य या प्रेमी हूँ, तो मैं मॉरल रूप से अपनी ओर से उतना ही कठिन बार्गेन करने के लिए ओब्लाइज्ड हूँ जितना कि वो उनकी ओर से हैं। पीटरसन का आर्ग्यूमेंट उन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए वैलिड है जिनकी आप परवाह करते हैं, लेकिन वो ऐसा करते समय खुद की देखभाल जारी रखने के इम्पोर्टेंस का मेंशन करने में फेल रहता है। इन एक्सट्रीम सीमाओं में से कोई भी हेल्थी नहीं है। इसलिए जब आप अपने खुद के जीवन में संतुलन चाहते हैं तो याद रखें कि डार्क साइड की ओर बहुत दूर न जाएं या परफेक्शन के प्रयास में ओवरबोर्ड न जाएं। परफेक्ट होना इम्पॉसिबल है और केओस ना अनअवॉइडेबल है, इसलिए अनअवॉइडेबल से लड़ने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। इस सीरीज़ के अगले भाग में हम बात करेंगे दोस्तों की, यानी वो लोग जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो हमें और हमारे जीवन की अहम सोच को अफेक्ट करते हैं और हमें जीवन की बहुत सारी बातें सिखाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक समरी। अच्छा, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके फ्रेंड्स जो कहते हैं वो आपके ध्यान में आने से पहले ही आपकी वोकैबुलरी में कैसे फिट हो जाता है? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप लोगों के आसपास बिताते हैं उतना ही ज़्यादा आप उनकी चीज़ें अपना लेते हैं, या ये कहें कि उतना ही ज़्यादा उनका आपके दिल और दिमाग पर असर पड़ता है।
चलो ये तो मामूली सी बात है और इसमें कोई ख़ास सरप्राइज़ भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ जितना ज़्यादा समय बिताते हैं उतना ही ज़्यादा उनका आपकी मेमोरी और आपकी लाइफ पर असर पड़ता है। 12 रूल्स ऑफ लाइफ किताब की इस समरी में हम बात करने जा रहे हैं हमारी लाइफ के एक ऐसे एलिमेंट की जो हम सब की ज़िंदगी का एक इनसेपरेबल पार्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे दोस्तों की, या वो लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, जो कि हमारी सराउंडिंग बनाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने लोगों को यानी अपने दोस्तों को सोच समझ कर चुनें। इसलिए अपने दोस्तों को सिलेक्ट करते समय अगर हम उन्हें उनके स्पीच पैटर्न के आधार पर सिलेक्ट करते हैं तो ये हार्मलेस हो सकता है। और यदि आप देखते हैं कि आपके दोस्तों की टॉक्सिक आदतें और लक्षण आपको भी अफेक्ट कर रहे हैं तो ये वाकई में चिंता का कारण हो सकता है। पीटरसन इस नियम के बारे में साइकोलॉजिकल विचारों में डाइव इन करते हैं और एक प्रॉमिसिंग इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं जो लोगों की टॉक्सिक संबंध बनाने की टेंडेंसी से मजबूत होता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जो व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों से फ्रेंडशिप करने से रोकते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। हम अक्सर अपने दोस्तों को सामान्य बेनिफिट्स या कॉमन शेयर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर जैसे सतही क्राइटेरिया के मीडियम से चुनते हैं। हम हमेशा इस बात पर विचार करने के लिए रुकते नहीं हैं कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त किस प्रकार का व्यक्ति है, और ना ही हम हमेशा उस इम्पैक्ट पर रिफ्लेक्ट करते हैं जो जहरीली आदतों पर पड़ सकता है, जो कि हमारा पर्सनल डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। और पीटरसन के हिसाब से इन सभी कारणों में सबसे प्रोमिनेंट कारण है दोस्ती में ऑब्जेक्टिविटी की कमी। हम अक्सर किसी से दोस्ती करने से पहले ऐसे बहुत से कारणों को नज़रअंदाज कर देते हैं या अपनी लिस्ट में रखते ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए उन इनिशियल फैक्टर्स को समझना आवश्यक है जो कि व्यक्ति की मदद करने से पहले ऐसे सर्कमस्टांसेस की ओर ले जाते हैं। जब आप किसी को बचाना चाहते हैं तो पहले जांच कर लें कि वो परेशानी में क्यों है। ये मत समझिए कि वो अनजस्ट सर्कमस्टांसेस और एक्सप्लॉयटेशन के महान शिकार है। यदि आप विक्टिम की ओर से बिना किसी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के उनके साथ हुई हर चीज़ मान लेते हैं तो आप उनसे एजेंसी और उनकी पर्सनल पावर छीन लेते हैं। पीटरसन का दावा है कि आपको केवल ये नहीं मानना चाहिए कि वो अनजस्ट सर्कमस्टांसेस और एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है। इस मामले में रिश्ते में ऑब्जेक्टिविटी होगी जो कि एनश्योर्ड होगी। हम सब इंसान हैं, नॉर्मल बीइंग हैं, बस हम में से कुछ बेहतर प्राणी हैं। ज़रूरी है कि हम दोनों में अंतर बताना सीखें और समझें कि कुछ लोग मदद से परे हैं, वो केवल अच्छे लोगों की मदद करने की टेंडेंसी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और जैसा कि दोस्तोयेव्स्की ने ठीक ही ऑब्जर्व किया है, ऐसे लोग आपको अपने लेवल तक नीचे खींच लेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम विनर्स के साथ बने रहें। अगर लोग पंगा लेने के लिए एडमेंट हैं तो उन्हें ऐसा करने दें। उनका डिवाइन पर्पस से कोई लेना देना नहीं है। बस आपको अपना काम करना चाहिए, यानी कि हमेशा कोशिश करें कि अच्छे दोस्त बनाएं। आफ्टर ऑल वो कहते हैं ना, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इस सीरीज़ के अगले भाग में इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि हमें दोस्तों की ज़रूरत क्यों है और आखिर किस तरह के दोस्त बनाना हमारे लिए सही है और उनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। अगले चैप्टर पर आप आ रहे हैं ना? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। देखिए, हम सब जानते हैं कि फ्रेंड्स होने का एक पर्पस होता है लाइफ में। अन्य लोगों में मीनिंग खोजना एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है जिसका उपयोग कई लोग मॉडर्निटी के रेपिटेशन और बोर्डम से निपटने के लिए करते हैं। ज़िंदगी में दोस्त होना जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे और सही दोस्त होना। सीरीज़ के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे दोस्त बनाने चाहिए और उन्हें किस तरह से चुनना चाहिए। मजबूत नींव पर दोस्ती डेवलप करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आमतौर पर सबसे स्वस्थ और फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों को चुनते समय हमेशा उन लोगों को चुनने की सलाह दी जाती है जो किसी की बुराई करने वाले या बुरा करने के बजाय उनका भला करने की सोचते हैं। पीटरसन कहते हैं कि दोस्ती एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। आप मॉरल रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करने के लिए बंधे हुए नहीं हैं जो दुनिया को बदतर जगह बना रहा है। इस रीज़न के साथ किसी के लिए अपने रिश्तों में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ज़रूरी है। जब कॉस्ट प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाता है तो अपने लिए केओटिक दोस्ती को छोड़ना इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी व्यक्ति का कोई फ्रेंड है जिसे वो किसी अन्य व्यक्ति का रेफरेंस नहीं देगा तो रिश्ते को प्रायोरिटी देने या बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ऐसे व्यक्तियों के साथ समय बिताने के बजाय जो आपकी प्रोग्रेस को डिमिनिश करेंगे या आपसे जलन करेंगे, आपको ये एफर्ट करना चाहिए कि कौन आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल हो और इंस्पायर्ड हो आपसे। ये ऐसे दोस्त होते हैं जो किसी और के जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। उदाहरण के लिए कई प्रबंधकों और प्रोफेसरों को लगता है कि हाई परफॉर्म करने वाले लोगों के साथ एक ग्रुप प्रोजेक्ट में एक अंडर अचीवर को रखने से वो व्यक्ति रेडी होगा और वो अपने काउंटर पार्ट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए एनकरेज होगा। हालांकि स्टडीज से पता चला है कि विपरीत प्रभाव वास्तव में ज़्यादा होने की संभावना है और सक्सेसफुल साथियों को नेगेटिव इम्पैक्ट से नीचे लाया जाएगा। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेर लें जो एक्टिव रूप से अपने जीवन में अच्छी आदतें डेवलप करते हैं। इसलिए याद रखें कि विवेक का प्रयोग करना स्नॉबी या जजमेंटल होने के समान नहीं है। पर्सपेक्टिव मित्रों को उनकी स्टाइल या सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंसेस जैसे छोटे फैक्टर्स के कारण डिसमिस करने के बजाय आप एक्टिव रूप से ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो पॉजिटिव बदलाव को अफेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। और इस तरह की पार्टनरशिप की खूबी यह है कि ये म्यूचुअल रूप से लाभकारी है। एक अच्छा दोस्त आपको सेल्फ पिटी में डूबने या नेगेटिव सेल्फ टॉक में शामिल होने की परमिशन नहीं देगा, और जब वो आपको टॉक्सिक बिहेवियर डेवलप करते देखेंगे तो वो आपको उससे बाहर निकाल लेंगे और बदले में आप उनके लिए भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आप दोनों अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दोस्ती सचमुच आप दोनों को सबसे अद्भुत बनने में मदद करेगी। आप वो हैं जो आपके दोस्त और आपके आसपास के लोग आपको बनाते हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप ये तय करें कि किसे अपना दोस्त बनाना है और उन लोगों को आखिर चुनना कैसे है। ज़रूरी है कि किसी को भी दोस्त बनाने से पहले ये देख लेने की कोशिश कर लेनी चाहिए कि आखिर ये दोस्त हमारा कब तक साथ देंगे और हमारी पर्सनालिटी को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। सो चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। इस सीरीज़ के अगले भाग में हम बात करेंगे हमारी अपनी प्रोग्रेस या तरक्की की। हम कल क्या थे और हम आज क्या हैं। हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम खुद को किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है कि आप हमारे साथ अगले चैप्टर तक। बी अ बेटर सेल्फ एवरी डे पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इस बुक की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, आपके साथ ये ज़रूर हुआ होगा ना कि जब किसी न किसी बात पर या किसी चीज़ पर या आपके अपने एफर्ट्स पर, आपके अपनी जीत और हार पर आपको किसी न किसी से कंपेयर किया गया होगा। किया गया है ना। उस कंपैरिजन ने आपको कुछ दिया या न दिया हो, लेकिन एक चीज़ जो सिखा दी है वो है कंपैरिजन। ऐसा कितनी बार होता है कि आप कितनी बार खुद को दूसरों की सफलता से तुलना करते हुए पाते हैं, चाहे वो अपने आप को बेटर बनाने के इरादे से हो, और उसके लिए आप ऐसे स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं जैसे ठीक है, कम से कम मैंने उससे बेहतर किया, या इस तरह के कमेंट्स से ख़ुद को डिस्करेज करने के लिए मैं उस प्राइज़ को कभी नहीं जीतूंगा जैसा कि उसने किया। ये थॉट पैटर्न बियॉन्ड टॉक्सिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपैरिजन प्रोग्रेस का किला है। इस सीरीज़ के इस भाग में हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन अगर दूसरों से हो तो ये अक्सर हम पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है, लेकिन यही कंपैरिजन अगर ख़ुद से किया जाए ना तो ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए यहाँ ये क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है कि कंपैरिजन और सेल्फ क्रिटिसिज्म एक ही चीज़ नहीं है। सेल्फ क्रिटिसिज्म हेल्दी है एक हद तक, क्योंकि ये आपको वास्तविक रूप से अपने फ्लॉज और कमियों को आइडेंटिफाई करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इनवाइट करता है जहां आप सुधार कर सकते हैं। यही हमें एक उज्जवल, अधिक सफल फ्यूचर की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कंपैरिजन के लेंस से डिस्चार्ज होने पर सेल्फ क्रिटिसिज्म एक अगली टर्न लेता है, क्योंकि ख़ुद से ये पूछने के बजाय कि हम अपने पर्सनल बेस्ट में सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन हमें दूसरों के स्टैंडर्ड से ख़ुद को एवैल्यूएट करने के लिए इंस्पायर करता है। इंटरनल सेल्फ क्रिटिसिज्म व्यक्ति के डेवलपमेंट में अत्यधिक यूज़फुल होता है। कहा जाता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी चीज़ में कितने अच्छे हैं या आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स को कैसे रैंक करते हैं, वहाँ कोई है जो आपको इनकॉम्पिटेंट बनाता है। इसका सार ये है कि एक व्यक्ति अपनी दृष्टि में शायद परफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये तब तक नहीं है जब तक कि दूसरा व्यक्ति अपनी कमियों की पहचान न कर ले। यहाँ तक कि जब लोग अपनी उपलब्धियों से सेटिस्फाई होते हैं तब भी उन्हें क्यूरियस बने रहना चाहिए और उन एस्पेक्ट्स को पहचानना चाहिए जिनमें सुधार की ज़रूरत है।
ये वर्ल्ड व्यू इंक्रीमेंटल विकास के उन मोमेंट्स को ख़त्म कर देता है जो हमारी जर्नी को आकार देते हैं, हमारी प्रोग्रेस को सफलता या असफलता के काले और सफ़ेद फिल्टर के साथ बदल देते हैं। और अगर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम दूसरों के मेजर्स के बराबर नहीं हैं, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम असफल रहे हैं। लेकिन सच्चाई के आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम एक कदम पीछे हटें और बड़ी तस्वीर देखें तो हम अपने जीवन के हर हिस्से को क्लियर रूप से देख पाएंगे और उन छोटे पर्सनल माइलस्टोन्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे जो हमारे विकास को इंडिविजुअल्स के रूप में डिफ़ाइन करते हैं। हो सकता है कि आपके कॉलीग्स को आपके बजाय वो प्रमोशन मिली हो, लेकिन हो सकता है अपने करियर को प्रायोरिटी देने के बजाय आप अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते को डेवलप कर रहे थे, क्योंकि यही आपके लिए सही था। हमें ये समझना होगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों, लोगों और परिस्थितियों की डोमिनेंस होती है। ज़रूरी नहीं कि दो लोगों के सर्कमस्टांसेस एक से हों, या अगर ये सर्कमस्टांसेस एक से हों भी तो भी दो लोगों की सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एक से हों। इसलिए कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हमें ध्यान देना है खुद पर। हमारा कंपटीशन हम है। सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम इसी आइडिया पर, यानी अपने आप से कंपटीशन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है। आप बने रहें हमारे साथ। बी अ बेटर सेल्फ एवरी डे पार्ट 2। हेलो दोस्तों, हम सब ने बहुत से लाइफ मंत्र सुने होंगे, समझे होंगे। चलिए आज एक और ऐसा ही मंत्र सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, जो है भविष्य की ओर एम करते हुए प्रेजेंट एनवायरनमेंट पर ध्यान देना। जीवन के सभी क्षेत्रों में सक्सेस का एक परफेक्ट नुस्खा है। अकम्पलिशमेंट्स के हायरार्कीज आज डिजिंगली रूप से वर्टिकल हैं। कौन परवाह करता है कि आप कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और कोई और है संयुक्त राज्य अमेरिका। आज आप अपने स्थानीय शहर के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश इंडस्ट्रीज जिनसे आप कंपटीशन कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। फिजिकल और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को सुनना हाई स्टैंडर्ड्स को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है, जबकि संतोष या शालीनता सफलता का दुश्मन है, क्योंकि आप जो लक्ष्य देखते हैं वो डिटर्मिन करता है कि आप क्या देखते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और आपको ये बात मान भी लेनी चाहिए कि आप कभी भी उतने स्मार्ट नहीं होने वाले हैं। इसलिए अपनी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से न करें जो कि आपके हिसाब से स्मार्ट है। प्रार्थना करने के लिए अपने घुटनों के बल बैठकर शुरुआत करें। भले ही आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक केवल वो लोग होते हैं जो होने के सच्चे मार्ग से अंधे हो जाते हैं। वहाँ आप पहले से ही थोड़ा कम बेकार महसूस करते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश लोगों में एक इंटरनल क्रिटिक होता है। हालांकि कुछ लोग इस नर्म शांत चित आवाज़ को डिसमिस कर देते हैं जो उन्हें उस दिशा के बारे में बताती है जिसे उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। इसमें से कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि जहाँ से आप शुरू करते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता जितना कि उस दिशा की जिसमें आप जा रहे हैं, और उन्हें भविष्य तक पहुँचने के बेस्ट तरीक़ों की तलाश करने की आवश्यकता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म वो उपकरण है जो कैरेक्टर के रिफाइनमेंट और व्यक्तित्व के विकास की ओर ले जाता है। आपको समझना होगा कि आपकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है और अलग समस्याएं हैं, फाइनेंशियल, इंटीमेट, साइकोलॉजिकल। इसलिए आप अपनी खुद की दौड़ चलाएं और अपने बगल की गली में झांकने से बचें, यानी आप अपना खुद का रास्ता बनाएं और उस पर खुद ही चलें। ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करें जो दूसरे कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें और इसके बजाय खुद को अपनी पहले की अकम्पलिशमेंट्स के आधार पर जज करें। इसके लिए खुद से सवाल पूछें कि क्या आप कल की तुलना में आज बेहतर हैं? क्या आप आज से बेहतर कल बनना चाहते हैं? यदि उत्तर हाँ है और ये होना चाहिए, तो ये स्वयं को सही रास्ते पर रखने का रहस्य है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप अपने प्रेजेंट की तुलना अपने पास्ट से करते हैं तो आप पहचान लेंगे कि आप उन तरीक़ों से बढ़ रहे हैं जो आपके लिए सही गति से बढ़ रहे हैं, जो आपको सबसे अच्छा लगता है। आप डेवलपमेंट के उन छोटे छोटे क्षणों को स्वीकार करने में सक्षम होंगे जो आपके बेस्ट सेल्फ के विकास में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और आप अपने जीवन के अनूठे पहलुओं को अप्रिशिएट करने में सक्षम होंगे जो आपकी प्रोग्रेस को आपके लिए स्पेसिफिक बनाते हैं। इसलिए अपनी पर्सनल प्रोग्रेस का इवैल्यूएशन केवल उन मेजर्स से करें जो आप पर लागू होते हैं। और जब आप अपने प्रोग्रेस का इवैल्यूएशन करते हैं तो आप अपने आप को एक होम इंस्पेक्टर के रूप में सोचें, और एक होम इंस्पेक्टर की तरह आप नीचे से ऊपर तक सब कुछ का इवैल्यूएशन करेंगे, ये डिटर्मिन करते हुए कि कोई समस्या कॉस्मेटिक सुधार है या स्ट्रक्चरल फ्लॉ है।
और इसे करने का आसान सा तरीका है, आपको जिस भी चीज़ के लिए ये लगता है कि इसकी आपको ज़रूरत है, तो आप उसकी एक सूची बनाएं जिसे सुधारने की आवश्यकता है और फिर उस पर काम करें। अपने आप को उसी तरह से रेनोवेट करें जैसे आप किसी घर को करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप वो इंसान बनने पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको होना चाहिए, तो आपके पास दूसरों से अपनी तुलना करने के बारे में सोचने का समय नहीं होगा और आप अपने आप को उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे जो कि आप कल थे। दोस्तों, इस सीरीज़ में जो कि समरी है पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, इसके अगले भाग में हम बात करेंगे एक और रूल की जो कि हमें ये बताता है कि समाज में अच्छे भविष्य को बनाने के लिए आखिर हमारे बच्चों को कैसा होना चाहिए, क्योंकि आखिर वही तो है हमारे समाज का भविष्य। आइए चलते हैं अगले चैप्टर पर, आप बने रहें हमारे साथ। रेज योर चिल्ड्रन वाइजली पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। अच्छा, कितनी ही बार आपसे आपके पेरेंट्स ने कहा होगा ना कि हम तो तुम्हारे दोस्त जैसे हैं, या हमें अपना दोस्त ही समझो। इनफैक्ट एक कहावत भी आपने सुनी होगी, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लग जाए तो वो दोस्त बन जाते हैं, और भी न जाने क्या क्या, जो ये बताने के लिए होता है कि माता पिता बच्चों के दोस्त होते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों के साथ दोस्ती करने का फैसला करते हैं। वो अपने बच्चों की दोस्ती सबसे ऊपर चाहते हैं और इसे पाने के लिए रिस्पेक्ट को भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, क्या ये सही है? ये अच्छा नहीं है। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चों को पालने का सही तरीका जीवन की सबसे बड़ी उलझनों में से एक है, और ये बहुत सारे माता पिता को प्रॉब्लम देता है क्योंकि वो इसे ठीक करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को डिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए ट्रेन करने में सफल नहीं होते हैं। बच्चों के बीच डिज़ायरेबल बिहेवियर का डेवलपमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान होता है, जब वो सोशलाइजेशन के नॉर्म्स को सीखना शुरू करते हैं। हालांकि इस अवधि के दौरान उनके माता पिता उन्हें ठीक करने के लिए सावधान नहीं हो सकते हैं। बाद में माता पिता को केवल तभी पछतावा हो सकता है जब बच्चे के कार्यों और व्यवहारों की शर्मिंदगी हो। आमतौर पर इस बिंदु पर या तो बहुत देर हो चुकी होती है या चेंजेस को लागू करना बेहद मुश्किल होता है। माता पिता बच्चों के विकास में एक इंटेग्रल भूमिका निभाते हैं और समाज में उनकी पोजीशन का भी ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकें। एक तरह से देखा जाए तो हमारे बच्चे दुनिया में खाली स्लेट के रूप में आते हैं। हम अक्सर इस सवाल से पैरालाइज हो जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को इम्पैक्ट करने वाले लोगों पर क्या लिखा जाए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट इनेट ह्यूमन एग्रेशन को स्वीकार करना है। याद रखें कि बच्चे ओरिजिनल सिन के साथ पैदा होते हैं और उनमें बुराई के लिए बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, यानी वो कुछ भी बुरा आसानी से सीख सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो निर्दोष प्राणी नहीं हैं, उन्हें अनुशासन की आवश्यकता है। यदि वो बड़े होकर वेग रूप से वर्दी ह्यूमंस बनने जा रहे हैं और यदि आवश्यक हो तो उन्हें थप्पड़ मारिए। हम सभी जानते हैं कि बच्चे एक दूसरे के प्रति कितने बुरे हो सकते हैं। हर किसी के बचपन में कम से कम एक ना एक पॉइंट पर कोई ना कोई बदमाशी की कहानी तो होती है। तो क्या हुआ अगर हमारी प्राइमरी चिंता केवल दयालु बच्चों की परवरिश की रही है? नेबाउरर का दावा है कि काइंडनेस पैदा करने के लिए आपके बच्चे का मित्र होने से कहीं अधिक की ज़रूरत होती है। वास्तव में सफल पालन पोषण ये जोखिम उठाने की मांग करता है कि कई बार आपका बच्चा आपको पसंद नहीं करता है। बच्चों के दोस्त बनो, उन्हें कुछ मत कहो। इस तरह की बातों को नज़रअंदाज करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी हो जाए डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें ठीक रख सकती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो माता पिता की शैली का परिणाम बन जाते हैं, जिसका उपयोग घर पर बिताए वर्षों में किया जाता था। पीटरसन कहते हैं कि माता पिता समाज के आर्बिटर्स यानी मीडिएटर्स हैं। वो बच्चों को व्यवहार करना सिखाते हैं ताकि अन्य लोग उनके साथ मीनिंगफुली और प्रोडक्टिव रूप से बातचीत कर सकें। हालांकि ये बात थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन इस पर विचार करने के लिए कुछ समय दें कि पालन पोषण की ये शैली कैसे चलेगी। आखिरकार यदि आप अपने बच्चे के BFF होने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आप नियमों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे, बल्कि आपका काम ये इंश्योर करना है कि वो केवल हमेशा खुश रहें और मज़े करें। और ये आपके बच्चे को एक अच्छी तरह से वेल एडजस्टेड और लाइकेबल अडल्ट बनने में मदद नहीं करेगा।
इसलिए हालांकि सीमाएं निर्धारित करना और उन्हें लागू करना मज़ेदार नहीं हो सकता है, लेकिन ये याद रखने में मदद कर सकता है कि आप अपने बच्चे को जीवन के शुरुआती पाठ पढ़ाकर एक महान सेवा कर